नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 18 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 6। आज का इसमें हमारा टॉपिक है औषधि उत्पादक पादप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बायो गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो औषधि उत्पादक पादप, आपको पता है कि हम मानव प्राचीन काल से ही जो पौधे होते हैं उनसे अलग अलग तरह की औषधि प्राप्त करते हैं। और फादर ऑफ मेडिसिन यानी औषधि के जनक कह सकते हैं, या फिर फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? मेडिसिन भी कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को औषधि का जनक या फिर फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हमारे सिलेबस में 4 औषधि उत्पादक पादप हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है हमारा सर्पगंधा। सर्पगंधा को चंद्रमार या छोटा चांद भी कहते हैं। चंद्रमार या छोटा चांद। अब इसके वानस्पतिक नाम, कुल और हमें किस सर्पगंधा के किस भाग से हमें औषधि प्राप्त होगी वे पढ़ेंगे। कुल और उपयोगी पादप भाग। वानस्पतिक नाम है इसका रावोल्फिया सर्पेंटाइना। रावोल्फिया सर्पेंटाइना। और इसका कुल है एपिसाइनियसी। थोड़े अजीब से नाम है। कुल क्या है? एपिसाइनियसी। और हम किस सर्पगंधा के किस पादप के किस भाग से औषधि प्राप्त करते हैं? तो वह है इसकी शुष्क मूले मतलब जड़ें, सूखी हुई जड़ें और मूलों की छाल से इसे हम प्राप्त करते हैं। सर्पगंधा से जो औषधि प्राप्त होती है उसे। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई ये देखेंगे। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई, यानी कि भारत का मूल निवासी है। भारत का मूल निवासी है सर्पगंधा। भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? आसाम में सर्पगंधा मिलते हैं, हिमाचल में, और यूपी में, एपी में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल। यहाँ भारत में इन स्थानों पर सर्पगंधा का उगाया जाता है। और राजस्थान है, भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वहाँ सर्पगंधा का उत्पादन नहीं किया जाता, मतलब वहाँ सर्पगंधा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा पादप। किसका पादप कैसा होता है? इसका पादप होता है हमेशा हरा भरा, यानी कि सदाहरित बहुवर्षीय पादप होता है। सदाहरित बहुवर्षीय पादप, और ये छोटी झाड़ी होती है। इसकी जो जड़ें हैं वो लहरदार सांप की तरह होती हैं। इस कारण से हम सर्पगंधा कहते हैं। और उसकी ताजा जड़ों में सांप की जैसी गंध आती है। कैसी होती है? लहरदार।
इस तरीके से इसकी जड़ें लहरदार होती हैं, सांप की तरह, इस तरह लहरदार। और इसकी जो ताज़ा जड़ें होती हैं, मतलब कि इसकी जड़ें जब पेड़ पर, झाड़ी पर लगी रहती हैं, पेड़ से टच रहती हैं, तो इसमें सांप की जैसी गंध आती है। हमने बताया था कि हम औषधि के रूप में कौन सा भाग यूज लेते हैं, शुष्क मूलें और मूलों की छाल। तो इस मूलों में 80 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, 80 प्रकार के एल्केलॉइड। और इसकी मूल की छाल में 90% एल्केलॉइड पाए जाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मूल है हमारी, और इसकी जो छाल है उसमें पाए जाते हैं 90% एल्केलॉइड। और उसमें कुछ मुख्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, एल्केलॉइड्स, रेस्पिन, सरपेंटाइना, और अजाइलियम, राउल्फिन और रिसर्पिनिन। और ये पाए जाते हैं इसकी जड़ों की मूल की छाल में। अब इसके उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग किस किस में किया जाता है। फर्स्ट आता है जैसे मानसिक रोग, जैसे अनिद्रा हुई, मिर्गी। इसमें हम किसका यूज करेंगे, रेस्पिरिन का, रिसर्पिन का यूज किसमें करेंगे, मिर्गी और अनिद्रा में। उच्च रक्तचाप के लिए सरपेंटाइना का यूज किया जाता है। सेकंड आता है कि इसे हम एक नाम से और जानते हैं, पागल की दवा के नाम से भी जाना जाता है इसे। पागल की दवा क्यों जाना जाता है इसे पागल की दवा के नाम से, क्योंकि ये पागलपन के लिए प्रभावी औषधि है। नंबर थर्ड आता है कि जैसे सांप काट जाए, सांप के काटने पर, बिच्छू के काटने पर, और कोई अन्य जहरीले कीटों या कीड़ों के काटने पर इसका यूज हम करते हैं प्रतिविष के रूप में। और इसका काढ़ा बनाने में भी यूज किया जाता है। काढ़ा क्यों बनाते हैं, जैसे हमें आंतों में दर्द हो या पेचिश हो या दस्त हो तो इसमें प्रभावी काम करता है। और ये कृमिहर है। ये थे इसके उपयोग। और पीछे हमने इसके वानस्पतिक नाम क्या है इसका, राउल्फिया सरपेंटाइना। और फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह आई कि उपयोगी पादप भाग कौन सा है, शुष्क मूले और मूलों की छाल। ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो लहरदार सांप की तरह होती हैं, और जो ताज़ा जड़ें होती हैं उनमें सांप की सी गंध आती है। और उसकी जो जड़ यानी कि जो मूल की छाल है उसमें 90% एल्केलॉइड होते हैं, जिसमें एल्केलॉइड्स रेस्पिन, सरपेंटाइना, ओजेलिन, राउल्फिन, सरपेनिन पाए जाते हैं। और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मिर्गी या अनिद्रा में कौन से एल्केलॉइड का यूज किया जाता है सर्पगंधा के, तो आंसर आएगा रेस्पिरिन। और उच्च रक्तचाप के लिए सरपेंटाइना।
तो यहाँ पे हमने सर्पगंधा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसमें पढ़ेंगे हम अफीम के बारे में। अफीम या इसे अहीफेन कहते हैं। तो इसका वानस्पतिक नाम, कुल और उपयोगी पादप भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसका वानस्पतिक नाम हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है इसका? पेपेवर सोमनीफेरम। एक बार मेरे साथ बोले, पेपेवर सोमनीफेरम। कुल कौन सा है इसका? कुल है पेपेविरेसी। और हमें अफीम के कौन से भाग से, पादप के कौन से भाग से उसकी औषधि प्राप्त होती है? तो 2 भाग हैं। एक है अपरिपक्व कैप्सूल फलों से, कैप्सूल फली के लोमेंटम से, सॉरी लोमेंटम नहीं, लैटेक्स से। अपरिपक्व कैप्सूल फली के लैटेक्स से। और दूसरा आता है बीज पोक्त दाना खसखस। बीज युक्त दाना खसखस। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई। इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर। कहां हुई? एशिया माइनर, या ये कह सकते हैं कि एशिया माइनर का इसे मूल निवासी माना जाता है। भारत में ये इसे कहाँ कब उगाया जाता है, कौन से मौसम में उगाया जाता है? शीत ऋतु में। इसकी खेती शीत ऋतु में की जाती है, यानी इसकी कृषि जो है शीत ऋतु में की जाती है। और ये इंडिया में एमपी में, राजस्थान में, यूपी, बिहार में बोया जाता है। राजस्थान में कहाँ कहाँ ऐसे बोया जाता है? वो है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। राजस्थान में यहाँ इन जगहों पर इसकी कृषि की जाती है। इसकी जो कृषि है ये सरकार की देख में की जाती है, मतलब सरकार की अनुमति जरूरी होती है इसके लिए, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। क्योंकि जो अफीम होता है ये एक नशीला पदार्थ, इसका जो लैटेक्स होता है वो नशीला, उसमें नशा होता है। इस कारण सरकार के इसमें पूर्ण नियंत्रण में इसकी कृषि की जाती है। उत्पत्ति के बाद नेक्स्ट आता है हमारा पादप। पादप के बारे में देखते हैं कि इसका पादप कैसा होता है। इसका पादप होता है 1 वर्षीय और इसकी लंबाई होती है 1 से 3 फीट। लंबा पादप है ये। इसके पुष्पक्रम की देखते हैं, इसका पुष्पक्रम कैसा होता है। इसका पुष्पक्रम एकल अंतस्थ होता है, एकल अंतस्थ। और जो इसका फल है वो कैसा होता है? कैप्सूल। फल कैप्सूल। कैप्सूल मतलब ये, यानी कि इसके जो फल होते हैं वो पकने के बाद कई कपाटों में खुल जाते हैं, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। तो इसका फल कैप्सूल होता है और इसमें बीज जो है वो असंख्य सूक्ष्म होते हैं और सफेद कलर के होते हैं और सफेद तेलीय खाने योग्य होते हैं। जो ये बीज हैं जो सफेद तेलीय और खाने योग्य हैं, इन्हें ही हम कहते हैं खसखस। क्या कहते हैं? खसखस। यानी कि बीज जो है असंख्य सूक्ष्म सफेद तेलीय खाने योग्य होते हैं, जिन्हें हम खसखस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि अफीम का संग्रह कैसे किया जाता है। अफीम का संग्रह। अफीम के जो अपरिपक्व फल होते हैं
जैसे यहाँ पे मैं एक प्लांट बना देती हूँ। मान लीजिए ये अफीम का पौधा है। इस पर लीव्स नहीं बनाएंगे, सीधा उसका एक फल दिखाएंगे, अपरिपक्व फल। ये मान लीजिए इसका अपरिपक्व फल है, जो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है। इस अपरिपक्व फल पर हम एक चीरा लगा देंगे। जैसे हमने इसको पहले अलग कर लिया, ओके, काट लिया। इस अपरिपक्व फल को क्या किया हमने, ये है अफीम का अपरिपक्व फल। अफीम का अपरिपक्व फल, तो हमने क्या किया, इस पर हम चीरा लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक चीरा लगा दिया, तो इस चीरे से कुछ लैटेक्स निकलेगा। इस तरीके से लैटेक्स निकल गया, और ये है वायु के संपर्क में। यहाँ बाहर वायु है, एटमॉस्फेयर है, तो ये वायु के संपर्क में आने पर काला हो जाता है, और इसे हम संग्रह कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसे किस टाइम पर इसमें लैटेक्स बनेगा और ये अपरिपक्व होंगे। तो ये कार्य किया जाता है, कार्य फरवरी से अप्रैल के में किया जाता है, मतलब हो चुका है इसका कार्य। नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है कि अफीम का जो रासायनिक संगठन किया था, हमने संग्रह किया था, इसमें क्या क्या था। तो अफीम का रासायनिक संगठन देखेंगे। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन पर ऊपर ही ऊपर 3 आइकन्स आ रहे हैं, इस तरीके से उस पर क्लिक करें और वहां पे क्वालिटी आएगी। क्वालिटी में जाकर आप 360 देख सकते हैं, इसमें अच्छे से दिखाई देगा, 240 में भी अच्छे से दिखाई दे जाता है। इस अफीम में लगभग 25 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। कौन कौन से होंगे, ये मैं एक बार नाम लिख देती हूँ सभी का। एल्केलॉइडों के अलावा कुछ और भी होता है, गोंद और रेजिन भी होते हैं। तो इसके कुछ एल्केलॉइडों के नाम देख लेते हैं कि कुछ एल्केलॉइड्स हैं जैसे मार्फिन, कोडिन, फिडेन, नार्कोटिन, पेपावरिन, ओपियानिन। क्या क्या है, मार्फिन, कोडिन, फिडेन, नार्कोटिन, पेपावरिन, ओपियानिन, और कई हैं। यहीं पे एल्केलॉइड का यूज देख लेते हैं कि इसका यूज क्यों किया जाता है। एल्केलॉइड का यूज, इसके जो एल्केलॉइड होते हैं वो प्रमस्तिष्क मेरुतंत्र को प्रभावित करते हैं। प्रमस्तिष्क मेरुतंत्र को प्रभावित करते हैं। अब इसके उपयोग भी यहीं देख लेते हैं। कुछ अफीम के औषधीय उपयोग, एक तो ये हो गया। दूसरा आता है कि अफीम में एक नशीला पदार्थ होता है। दूसरे पेन से लिखती हूँ। एक यूज ये हो गया। दूसरा आता है अफीम में एक नशीला पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ। इस कारण से इसका जो पूर्ण नियंत्रण है वो सरकार की देखरेख में किया जाता है। हेरोइन पाया जाता है। नशीला पदार्थ कौन सा है, हेरोइन, यानी कि डाईएसिटिल मार्फिन। क्या नाम है, डाईएसिटिल मार्फिन पाया जाता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं। इसका थर्ड उपयोग आता है, यह है अफीम जो है तीव्र दर्द निवारक। यानी कि नशा होता है, इसमें नशे में हमें पता नहीं होता है कि दर्द हो रहा है नहीं, तो ये तीव्र दर्द निवारक के रूप में, यानी कि जो शारीरिक दर्द होते हैं ऐंठन में काम आता है। फोर्थ आता है कि खांसी। खांसी के उपचार में कौन से एल्केलॉइड का यूज किया जाता है, तो वो है कोडिन। कौन से एल्केलॉइड का, कोडिन का यूज किया जाता है। नंबर 5 आता है
अतिसार व दस्तों में उपयोगी होता है। इस गुण के कारण इसे अम्ल कहते हैं। ऊपर मैंने बताया नहीं आपको, इसे अम्ल भी कहते हैं। अम्ल क्यों कहते हैं, इसका कारण आ गया है, क्योंकि ये अतिसार व दस्त में उपयोगी होता है, इस कारण से अम्ल कहते हैं। और जब इसमें नशा होगा तो ये नींद लाने वाला पदार्थ भी हो गया। तो ये इसके कुछ गुण थे, उपयोग थे, 6 उपयोग है। प्रमस्तिष्क मेरुतंत्र को प्रभावित करता है और अफीम में कुछ नशीले पदार्थ होते हैं जैसे हीरोइन यानी कि डाईएसिटिल मार्फिन। थर्ड आता है ये, जब ये हीरोइन है तो उसमें नशा होगा। नशा क्या करेगा, नींद लाने का कार्य करेगा। और जब नशा होता है तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होता, तो ये तीव्र दर्द निवारक के रूप में खांसी के समय हमें कोडीन एल्कलॉइड का जो उसके अफीम के एल्कलॉइड्स में कोडीन लेते हैं। और इसे अम्ल भी कहते हैं क्योंकि अतिसार और दस्त में ये उपयोगी होता है। अब नंबर सेकेंड लास्ट यानी नंबर 3 आता है कुनेन यानी कि सिनकोना। इसका वानस्पतिक नाम देख लेते हैं, कुल और इसके किस उपयोगी भाग से हम औषधि प्राप्त करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस। एक बार फिर से सुनिए, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। इसका कुल है रूबिएसी। कौन सा कुल है, रूबिएसी। और इसके किस भाग से हम औषधि प्राप्त करते हैं, तो वो है तने की शुष्क छाल यानी कि जो तना होता है, स्टेम होता है, उसकी सूखी हुई छाल से हम कुनैन की दवा सिनकोना से दवा बनाते हैं। अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, आपको पता ही होगा कि सिनकोना का यूज हम ज्यादातर क्या है, मलेरिया जो होता है रोग, उसके लिए करते हैं। इसकी उत्पत्ति यानी इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है दक्षिण अमेरिका और इंडीज प्रदेश। ये दोनों इसके उत्पत्ति स्थल हैं। भारत में इसे खासी पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा पर्वतमाला, इन स्थानों पर ये भारत में मिलते हैं। अब इसके पादप के बारे में देखते हैं कि इसका पादप कैसा होता है। इसका पादप हमेशा हरा भरा रहता है यानी सदाबहार रहता है, जो मध्यम वृक्ष या फिर ऐसे कह सकते हैं कि झाड़ी नुमा होता है। इसका पुष्पक्रम कैसा मिलता है हमें, पुष्पक्रम इसका होता है यौगिक सीमाक्षी। यौगिक सीमाक्षी कैसा होता है, डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि ये पौधा है और इस पर इस तरीके से ये एक है, ऐसे इस तरीके से पुष्प लगे होते हैं। ये ऊपर नीचे है इसके पुष्प, इस तरीके से इसका पुष्प, इसे कहते हैं यौगिक सीमाक्षी। और इसका जो फल होता है वो होता है कैप्सूल प्रकार का। इसकी छाल में एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम है कुनेन। क्या नाम है, कुनेन। इसकी छाल को अगर हम सुखा देंगे, सुखा करके हमें कुछ एल्कलॉइड्स प्राप्त होंगे जो जैसे कुनेन, क्विनिडीन, सिनकोनिडम और कुछ गौण
हैं, जैसे सिनकोटिन, हाइड्रोक्विनोन, क्विनामिन। इन्हें सुखाकर हमें ये एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। ये तो थोड़े हाई एल्केलॉइड है और ये हैं गौण एल्केलॉइड। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके उपयोग। इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम कुनेन का मलेरिया की दवाई में करते हैं। मलेरिया के लिए एक प्रभावी औषधि है, मलेरिया की औषधि के रूप में। सेकंड आता है कि कैसे मलेरिया की औषधि के रूप में काम आता है। कुनेन काम आता है। कुनेन क्या करेगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, सॉरी वह है ये, साइजोंट अवस्था को नष्ट कर देता है। साइजोंट अवस्था नष्ट कर देता है। थर्ड आता है इसे अमीबिया पेचिस और निमोनिया, इन रोगों के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 4 आता है जो कुनेन है, ये इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में, इसका उपयोग किसमें करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में। नंबर 5 आता है कि गठिया और टॉन्सिल्स, गले में जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं उनके उपचार में, गठिया व टॉन्सिल्स के उपचार में। कुनेन की अधिक मात्रा में इनके सेवन करने से, यदि हम कुनेन ज़्यादा ग्रहण करेंगे, ज़्यादा सेवन, तो क्या होगा? हमें बहरापन हो जाएगा, यानी सुनाई नहीं देगा। इसके कुछ यूजेस, लाभ है तो हानि भी है। बहरापन हो जाएगा, उल्टी, अंधापन हो जाएगा और स्त्रियों में गर्भ गिरने जैसी समस्याएं आ जाती हैं। स्त्रियों में गर्भ गिरने की समस्याएं, ये होते हैं कुनेन के कुछ उपयोग और लास्ट में कुछ हानियां, लाभ और हानि। लास्ट हमारा आता है हींग। इसका वानस्पतिक नाम क्या है ये देखेंगे, कुल कौन सा है और उपयोगी पादप भाग कौन सा है। हींग का वानस्पतिक नाम है फेरुला आस्फिडिटा। आस्फिडिटा, क्या नाम है? फेरुला आस्फिडिटा। इसका कुल कौन सा है? कुल है एम्बेलिफेरी, एम्बेलिफेरी। और हमें हींग का जो कौन सा उपयोगी पादप भाग है वो है मूल कंदों से स्रावित ओलियोगम रूबिन, ओलियोगम रूबिन। अब इसके पादप के बारे में पढ़ते हैं कि इसका पादप कैसा होता है। यह एक बहुवर्षीय झाड़ी है। इसकी जो जड़ें हैं वो गाजर की आकृति की होती हैं। गाजर की आकृति की कैसी? जैसे कि मान लीजिए ऊपर प्लांट है तो इसकी जड़ें इस प्रकार से होंगी, गाजर की तरह, गाजर की आकृति की तरह। गाजर तो रेड कलर की होती है लेकिन जो रूट्स हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। तो इसकी जड़ें गाजर की आकृति की जैसी होती है। और इसका जो पुष्प क्रम होता है, यानी कि पुष्प के लगने का क्रम, वो होता है छत्रक प्रकार का। छत्रक प्रकार का कैसा होता है? डायग्राम देखिए, बना देती हूं। इस तरीके से छत्रक यानी कि छतरी की तरह होगा।
ऊपर सारे इसके जो पुष्प आएंगे वो एक ही लाइन में आएंगे सारे। इस तरीके से होता है छत्रक। और अगर इसकी जगह यौगिक छत्रक आ जाए, संयुक्त छत्रक आ जाए तो इस तरह अलग अलग निकाल देंगे। तो इसका पुष्प क्रम कैसा है? छत्रक प्रकार का। और इसका जो फल होता है वो छोटे छोटे फल आते हैं। इसके फल कैसे आते हैं? छोटे छोटे। यहाँ इसकी उत्पत्ति बताना भूल गई, यहाँ बता देती हूँ इसकी उत्पत्ति के बारे में कि भारत में से कहाँ बोया जाता है। भारत में से बोया जाता है J&K में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम इस पौधे से हींग कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमें क्या करना होगा, जैसे ये इसका मैं एक प्लांट और बना लेती हूँ इसी का। जैसे कि ये हींग का पौधा है, तो हम क्या करेंगे हींग प्राप्त करने के लिए, जब ये 1 वर्ष होगा इस हींग के पौधे को, तो इसकी झाड़ी को हम यहाँ नीचे से काट देंगे। ऊपर का जो सारा भाग है इसे हमने कट कर दिया। तो हमारे पास कैसी सिचुएशन आएगी? कुछ इस तरीके की, राइट। यहाँ ऊपर का भाग कट चुका है। ऊपर का भाग यानी कि हमने जमीन के सिरे से काट दिया है। तो अब इस कटे हुए भाग से ओलियोरेजिन श्रावित होता है। क्या श्रावित होगा? ओलियोरेजिन बाहर निकलेगा, जो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा होकर के किसका निर्माण कर लेगा? हींग का। तो हींग का निर्माण कैसे हुआ? हम जैसे हींग का पौधा है, इस पौधे का हमने क्या किया, इसके नीचे जमीन के लेवल का भाग काट दिया, तो वहां से ओलियोरेजिन का स्राव होता है और ये गाढ़ा होकर के हींग का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से हमें हींग प्राप्त होती है। अब इस हींग में क्या क्या होता है, इस हींग का रासायनिक संगठन पढ़ेंगे। अब जो ये हींग होती है ये अर्धशुष्क यानी आधी सूखी हुई या शुष्क पीले भूरे कलर की होती है। पीला भूरा ओलियोगम रेजिन होता है और इसका स्वाद होता है, इसका स्वाद कड़वा तीखा। इसका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा तीखा। और इसमें गंध होती है। इसकी गंध का कारण क्या है? इसकी गंध का कारण है मेनली इसमें जो गंध आती है वो पाइपिन के कारण आती है। और इसमें कोई एल्केलॉइड नहीं पाया जाता है। हींग में कोई एल्केलॉइड नहीं पाया जाता, ये बात दिमाग में बिठा लो। और इसमें कुछ और सुगंध तेल होते हैं जैसे पाइपिन, अम्बेलिफेरिन और फेरुबिक एसिड, फेरुबिक अम्ल। तो इसमें मुख्यतः जो कारण है गंध का वह है पाइपिन, और जिसके टेस्ट का कारण है वो है फेरुबिक एसिड। ओके, फेरुबिक एसिड इसके स्वाद का कारण है और गंध का कारण है पाइपिन। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं और इसका उपयोग हम कृमिहर, वातहर, पाचक, मूत्रक, कफोत्सारक, उद्दोपक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग श्वसनी शोथ, उदरशूल, दांत दर्द, अर्जीर्ण, पेट फुलापा, मिर्गी आदि रोगों में भी किया जाता है। और इससे बनी कई आयुर्वेदिक औषधि हींग वाहक चूर्ण यानी कि रोगारान, गूगल हींग देवटी बनाए जाते हैं और इसे मसाले के रूप में भी यूज किया जाता है। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।